सो हम लोगों को मालूम है कि मोशन की जो है बेसिक डेफिनेशन क्या है। अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि बच्चों बताओ डिफाइन करो तुम अपने ओन वर्ड्स में कि मोशन को कैसे डिफाइन करोगे, तो आप क्या बोलोगे कि सर द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज मोशन। या आप में से कोई बोलेगा सर व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट देन यू कैन से दैट बॉडी इज अंडर मोशन। और ये सब करेक्ट है। मतलब बेसिकली जब आपकी बॉडी की एक जगह से दूसरी जगह में उसकी पोजीशन चेंज होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोशन, राइट। ये हम लोग ने स्कूल्स में पढ़े हैं। बट यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग ने मोशन के रिलेटेड कुछ जनरल पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है। कुछ जनरल पॉइंट्स देखेंगे। ये पॉइंट्स जो है वो हमारे चैप्टर के साथ जो है वो डायरेक्टली भी कनेक्टेड हो सकते हैं, इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं, बट ये हम लोगों को हमारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करने में जो है मदद करने वाले, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है बच्चों कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, but the direction of acceleration is not necessarily in the direction of motion, rather it is in the direction of net force। अब हम लोगों को मालूम है, हम लोगों ने वेक्टर्स में पढ़े हैं कि डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज है। और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, जिनके पास डायरेक्शन भी होता है, और जो है ना वेक्टर के लॉस को भी फॉलो करती है। तो जो हमारे पास अलग लॉ है ना, ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ लॉ वेक्टर एडिशन, तो ये क्वांटिटीज जो है वो मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और ये वेक्टर के लॉस को भी फॉलो करती है। अब डिस्प्लेसमेंट, लॉस, एक्सेलरेशन ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज है, मतलब उनका डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। हम लोगों को जनरली मिसकंसेप्शन है कि जिस डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। देखो बच्चों, अगर आपकी बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी, नो डाउट, ठीक है। बट अगर आपकी बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन हो भी सकता है, उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन नहीं भी हो सकता है, ठीक है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है वो मोशन पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है, वो आपके नेट फोर्स पे डिपेंड करता है। क्योंकि हम लोगों ने स्कूल्स में पढ़े हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, राइट। अब ये जो फोर्स होता है वो क्या होता है, नेट फोर्स होता है ना। दैट मीन्स अगर आपकी बॉडी पे मल्टीपल फोर्सेज लग रहे तो जब आप उन सारे फोर्सेज को रिजॉल्व करोगे या जब उनको इवेल्युएट करोगे और एक सिंगल रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे ना, तो वो जिस डायरेक्शन में उस रिजल्टेंट, मतलब जिस डायरेक्शन में वो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में आपकी बॉडी का जो है वो एक्सेलरेशन होगा। अब अगर वो कैलकुलेट करके वो नेट फोर्स जो है अगर वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में आया तो आपका एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो नेट फोर्स है उसका डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन से दूसरा आया, ऑपोजिट आया, तो आपका उसी डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में आपका नेट फोर्स है उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन होगा। तो ये पॉइंट वही बोलती है कि जिस डायरेक्शन में अभी आपका मोशन होगा उसी डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी होगी, लेकिन जिस डायरेक्शन में आपका नेट फोर्स होगा उस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन होगा, राइट। तो ये पॉइंट वो बोलती है। अब दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज अ 1D मोशन, यानी कि वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। यानी कि अगर आपकी बॉडी है जो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, जस्ट एक सिंगल लाइन में ट्रेवल कर रही है, वो आगे पीछे नहीं जा रही, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी नहीं जा रही है, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, 1D मोशन बोलेंगे, ठीक है। सिंपल, इसमें ज्यादा कुछ बताने को नहीं है। लेकिन जो थर्ड पॉइंट ये क्या बोलता है कि मोशन इन अ प्लेन इज कॉल्ड एज अ 2D मोशन, इट मे बी स्ट्रेट लाइन, इट मे बी कर्व्ड, ठीक है। यानी कि अगर आपका जो एक पर्टिकुलर बॉडी जो है वो एक पर्टिकुलर प्लेन में मूव कर रही है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि ये आपका बॉडी जो है वो इसी पर्टिकुलर बोर्ड के प्लेन में मूव कर रही है, ठीक है। वो या तो ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है, वो यूं नहीं आ रही, इट इज नॉट कमिंग परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, आपके स्क्रीन पे नहीं आ रही है, वो इसी पर्टिकुलर प्लेन में जो है वो मूव कर रही है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे मोशन को हम लोग बोलेंगे 2D मोशन या 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अब ये जो मोशन होता है ना, ये सिंगल, मतलब ये 1 डायमेंशन स्ट्रेट भी हो सकता है और एक कर्व भी हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है, तो आप इमेजिन करो कि आपकी बॉडी अगर ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। आपकी बॉडी ना तो कंप्लीटली एक्स में ट्रेवल कर रही है, ना तो आपकी बॉडी कंप्लीटली वाई में ट्रेवल कर रही है, रादर आपकी बॉडी टेढ़े जा रही है, इट इज गोइंग इंक्लाइन। अब आपको देख के क्या लगेगा कि सर ये तो 1 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। बट बच्चों ये 1 डायमेंशनल मोशन नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर ये बॉडी ऐसी टेढ़ी जा रही है, मतलब ये एट द सेम टाइम ये हॉरिजॉन्टल में भी कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है और ये वर्टिकल में भी कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है। दैट मीन्स अगर आप इसके मोशन को, इस पर्टिकुलर बॉडी के मोशन को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करोगे ना, तो आपको एक्स डायरेक्शन में भी कुछ मोशन मिलेगा और आपको वाई डायरेक्शन में भी कुछ मोशन मिलेगा। दैट मीन्स आपका मोशन 2D मोशन हो जाएगा। और अगर आपका मोशन 2D होगा तो यही तो है 2D मोशन, यही तो है प्लेनार मोशन, इसको हम लोग प्लेनार मोशन भी बोलते हैं। तो ये तो स्ट्रेट लाइन हुआ। अब आप इमेजिन करो कि आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल ना करके, स्ट्रेट लाइन में मोशन ना करके, वो ऐसा कर्वीलिनियर डायरेक्शन में मोशन कर रही है, ठीक है। ऐसा कर, मतलब ऐसा अलोंग द कर्व पाथ मोशन कर रही है। जैसे आपने देखा होगा कि बैट्समैन जब हिट करते हैं बॉल को, तो जो बॉल जब 6 के लिए जाता है तो वो इसी पर्टिकुलर पाथ में ट्रेवल करता है।
तो ऐसे मोशन को हम लोग कॉमनली जो है प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। और अगर आप इस पर्टिकुलर मोशन को भी एनालाइज करोगे ना तो ये भी 2D मोशन ही आएगा, ठीक है। यानी इसमें भी एट द सेम टाइम आपकी बॉडी एक्स में भी कुछ मोशन कर रही है और वाई में भी कुछ मोशन कर रही है, राइट। तो जैसे कि आप देखो कि ये दोनों मोशन जो है वो 2D के एग्जांपल है, बट ये स्ट्रेट है और ये कर्व्ड है। और वो यहाँ पर बोला है कि मोशन इन अ प्लेन इज कॉल्ड एज अ 2D मोशन, इट मे बी अ स्ट्रेट लाइन मोशन, इट मे बी अ कर्वीलिनियर मोशन। अब फोर्थ पॉइंट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन अ कर्व्ड पाथ इज टेंजेंशियल टू दैट पाथ, बट विद द एक्सेलरेशन देयर इज नो सच कंडीशन। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो ये आपका कर्वीलिनियर मोशन है, इसको हम लोग समझते हैं, ये आपका कर्वीलिनियर मोशन है, या जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि बच्चों मुझे बताओ कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, ये पूरे कर्वीलिनियर पाथ पे, ये जो पाथ है इस पाथ पे अलग अलग पॉइंट्स है और अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग होने वाली है। बट अगर मैं आपको पूछूं कि बच्चों मुझे बताओ कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, आप ना यहाँ पे बनाओगे, बोलोगे सर यहाँ पे टेंजेंट बना दो, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूँ कि बच्चों मुझे इस पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ, तो आप यहाँ पे टेंजेंट बना दोगे। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी बॉडी कर्वीलिनियर मोशन परफॉर्म कर रही है तो उस कर्वीलिनियर पाथ के किसी भी पॉइंट पे अगर आप एक टेंजेंट बनाते हो तो वो टेंजेंट आपके वेलोसिटी को, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मतलब इस पॉइंट पे आपका टेंजेंट यहाँ है ना, मतलब आपकी वेलोसिटी यहाँ है, इस पॉइंट पे आपका टेंजेंट यहाँ है, मतलब आपकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है। सिमिलरली इस पॉइंट के ऊपर अगर आपका टेंजेंट यहाँ है, मतलब आपकी वेलोसिटी ऐसी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी की बात हो गई, लेकिन एक्सेलरेशन के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि हम लोग ने पॉइंट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सेलरेशन का लेना देना फोर्स से होता है। तो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा, बट वेलोसिटी का लेना देना डायरेक्शन से होता है। जिस डायरेक्शन के अंदर आपका मोशन होगा उसी डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी जो है वो आने वाली है, राइट। तो आई होप कि ये चारों पॉइंट जो है वो क्लियर है। जैसे कि मैं आपको बोला कि इनका शायद मतलब डायरेक्ट आपको इसके ऊपर कोई क्वेश्चन देखने को ना मिले, लेकिन अगर आपकी ये पॉइंट्स क्लियर है तो आगे हम लोग जो भी हमारे कंटेंट को स्टडी करेंगे ना, उसकी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है या वैसा कह लो जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है उसको बिल्ड करने में आपकी मदद करेगा ये। सो बच्चों अभी हम लोग देखेंगे कि मोशन को हम लोग किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मोशन कैन बी क्लासीफाइड इन 2 वेज। आप मोशन को जो है ना, ठीक है, उसको आप 2 पार्ट्स में क्लासीफाइड कर सकते हो। फर्स्ट जो है वो क्या बोलता है, या तो आपका मोशन 1D मोशन हो सकता है, यानी कि 1 डायमेंशनल मोशन, या तो 2D मोशन हो सकता है, 2 डायमेंशनल मोशन, या फिर वो 3D मोशन हो सकता है, 3 डायमेंशनल मोशन। अब इसका एग्जांपल क्या है, मान लो आपके पास एक कोई बॉडी है और ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है इस तरीके से, ठीक है। देखो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस है, और ये जो ऐसी आ रही है ना आपकी तरफ, ये आपकी जेड एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर मैं बना नहीं सकता ना जेड एक्सिस, तो ये जो आपकी तरफ जो आ रही है वो जेड एक्सिस है, ठीक है। 3 डायमेंशन आपके ये हो गए। अब अगर आपकी बॉडी कोई भी एक डायरेक्शन में चल रही है, मान लो सिर्फ या तो एक्स में चल रही है या वाई में चल रही है या जेड में चल रही है, ठीक है, कोई भी मतलब कंडीशन क्या है कि सिर्फ एक डायरेक्शन में चल रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन। ऐसे मोशन को हम लोग बोलेंगे 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अब अगर यही आपकी बॉडी जो है, अगर आपकी बॉडी 2 डायरेक्शन में चल रही है, मान लो एक्स और वाई में चल रही है, या फिर y और z में चल रही है, या फिर x और z में चल रही है, तो क्योंकि 2 डायमेंशंस इन्वॉल्व है ना, यहाँ पे 2 एक्सिस इन्वॉल्व है, तो इसके लिए ऐसे मोशन को हम लोग बोलेंगे 2D मोशन, ठीक है। और अगर आपकी बॉडी जो है वो तीनों डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे 3D मोशन। तो बेसिकली 1D मोशन को हम लोग एक और मोशन से बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन मोशन, ठीक है। यानी कि अगर आपका जो मोशन है वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में होगा तो वो होता है 1D मोशन। अगर आपका मोशन जो वो एक प्लेन में होगा, ठीक है, अगर आपका मोशन जो है वो एक प्लेन में होगा, जैसे मान लो ये बोर्ड है, ये बोर्ड के प्लेन में ही आपकी बॉडी चल रही है, या तो ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, बाहर की तरफ नहीं आ रही है, ठीक है, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे प्लेनार मोशन या प्लेन मोशन। और अगर आपकी बॉडी जो है वो 3D मोशन में है तो तब हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी आपकी स्पेस में है, ठीक है, आपकी बॉडी जो है वो स्पेस में है, तो इस केस में वो तीनों डायरेक्शन में जो है, तीनों एक्सिस में उसका जो है वो मोशन होने वाला है। अब क्योंकि 1 डायमेंशन में चल रही है, ठीक है, मतलब 1 डायमेंशनल मोशन में एक ही डायरेक्शन में चलेगी ना, तो इसलिए उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक ही होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा, वेलोसिटी भी एक होगा, एक्सेलरेशन भी एक होगा। सिमिलरली ये जो 2D मोशन में ये तो दो डायरेक्शन में चलेगा, तो आपको कोई भी 2 डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, कोई भी 2 डायरेक्शन में आपको जो है वेलोसिटी मिलने वाली है, और कोई भी 2 डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन मिलने वाला है। और जब आपकी बॉडी जो है वो 3D मोशन परफॉर्म कर रही है तो आपको तीनों डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, तीनों डायरेक्शन में उस बॉडी की सर्टेन वेलोसिटी होगी और तीनों डायरेक्शन में उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो ये ना ये एक तरीका था जहाँ पे हम मोशन को क्लासीफाई कर सकते हैं। हमारा जो दूसरा तरीका है ना, तो वो क्या बोलता है, या तो आपका मोशन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, या तो आपका मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो सकता है, या आपका मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो सकता है। अब देखो बच्चों, ये इसका मतलब क्या है
यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये कि ऐसा मोशन जिसमें आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो और आपका एक्सेलरेशन जीरो हो। ठीक है, जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना तो आपका एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो और एक्सेलरेशन जीरो हो, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कि इट इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन, जस्ट यूनिफॉर्म मोशन। जब आप लोग डेरिवेटिव्स पढ़ोगे ना, देखो हमको पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है, जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है dv बाई dt। ठीक है, अगर आप लोगों को वो चीज़ पता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको चीज़ नहीं पता है तो जब आप लोग मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव्स पढ़ोगे तो आप देखोगे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यानी कि टाइम के चेंज होने के साथ साथ वेलोसिटी का चेंज कितना है। यानी कि अभी मान लो, अभी मान लो 0 सेकंड है, तभी वेलोसिटी इतनी है, फिर 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, फिर 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, 20 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी। तो आपके टाइम के चेंज होने के साथ साथ आपकी वेलोसिटी के चेंज होने को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। ठीक है, अब अगर मान लो आपका टाइम चेंज हो रहा है, जो कि होते रहता है, टाइम तो कभी कांस्टेंट नहीं रहता ना, टाइम तो बढ़ता रहता है। तो अगर आपका टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन अगर आपके टाइम के चेंज होने के साथ साथ आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, यानी आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपका जो न्यूमरेटर है वो कितना हो जाएगा? न्यूमरेटर आपका जीरो हो जाएगा। अगर आपका न्यूमरेटर जीरो हो गया, यानी कि आपकी जो डीवी है, डीवी का मतलब क्या? चेंज इन वेलोसिटी। अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? जीरो हुआ। तो अगर आपका डिनोमिनेटर कुछ है भी, अगर आपके डिनोमिनेटर में कुछ फाइनाइट वैल्यू है भी, टाइम के चेंज में कुछ फाइनाइट वैल्यू है भी, लेकिन अगर आपका न्यूमरेटर जीरो है तो आपका जो टोटल रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूनिफॉर्म मोशन जो होता है ना, उसके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है। तो अगर आपको कल को कोई भी पूछे कि बच्चों डिफाइन करो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन, तो आपको सिर्फ इतना बोलना है कि सर अ मोशन इन विच द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट और द एक्सेलरेशन इज जीरो, देन सच ए मोशन इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म मोशन। अब उसके बाद यहाँ पर आता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखो बच्चों, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन है और ये है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यानी ये मोशन की खास बात क्या है कि यहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन है ना वो कांस्टेंट होगा। अब इसके एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल जैसे मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं ऐसे रिलीज करता हूँ, जस्ट मैंने इसको ऐसे रिलीज कर दिया, ठीक है, तो अब आपको मालूम है कि ये ग्रेविटी के अंदर फ्री फॉल हो रहा है, मतलब इसको है ना रोकने के लिए कोई और फोर्स नहीं है। इसको मैं रिलीज करूंगा तो ऐसे रिलीज हो जाएगा, राइट? अगर रिलीज करूंगा तो ऐसे रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, इसको एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है, और वह एक्सेलरेशन कौन सा है वो आपको मालूम है, वो है जी, छोटा जी, जिसको हम लोग बोलते हैं 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि अगर मैं इस बॉडी को रिलीज करूंगा ना तो इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लगेगा जो कि होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट रहेगा, जो कि चेंज नहीं होगा। तो ऐसे टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि यहाँ पे थ्रू आउट द मोशन बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, बट अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी जीरो नहीं होती है। इस चीज में आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और जो थर्ड आपका जो मोशन है वो है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यानी यहाँ पर क्या हो रहा था सेकंड वाले में, यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रह रहा था, बट यहाँ पे क्या होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हूँ एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। दैट मींस यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली चेंज होगा, ठीक है। अब वो एक्सेलरेशन जो है वो मतलब अलग अलग चीज़ों के साथ चेंज हो सकता है। मे बी वो आपको फंक्शन देगा कि कैसे चेंज हो रहा है, लीनियरली चेंज हो रहा है कि साइनोसॉइडली चेंज हो रहा है कि क्यूबिकली चेंज हो रहा है कि क्वाड्रेटिकली चेंज हो रहा है, वो आपको प्रॉब्लम में बताएगा कैसे चेंज हो रहा है। वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है कि वो डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज हो रहा है, वो कैसे चेंज हो रहा है वो भी आपको बताएगा। बट आपको सिर्फ ध्यान में इतना रखना है कि सेकेंड वाले में, सेकेंड पार्ट में आपका एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, बट यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट नहीं, यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन चेंज होगा। और जब कोई भी चीज़ चेंज होती है ना तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सिंपली उसको इंटीग्रेशन कर देते हैं, हमारी लोअर लिमिट्स और हमारी अपर लिमिट्स के बीच में हम लोग उसको इंटीग्रेशन कर देते हैं और वहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है। तो आई होप कि ये जो मोशन के जो क्लासिफिकेशन है ये आपको समझ में आए होंगे कि फर्स्ट जो है वो 1D 2D 3D के बेसिस पे होता है, और सेकेंड आपका यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और थर्ड आपका नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बेसिस पे आपका जो है मोशन का क्लासिफिकेशन होता है। सो अब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो है वो डिफरेंस समझते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, एंड अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो इट इज द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल और द ऑब्जेक्ट, या और द बॉडी, आप कुछ भी बोल लो, ठीक है। जो भी आपका एक्चुअल लेंथ होती है, जो आपका पार्टिकल या आपका ऑब्जेक्ट या आपका बॉडी कवर करता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी, और
आसान भाषा में या आसान लैंग्वेज में डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस द इनिशियल पोजीशन, ठीक है। अब हम लोग ये दोनों चीज़ को ना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को और डिस्टेंस को हम लोग एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यहाँ पर आपके पास लेट से एक लंबा लाइन है, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, तो ये वाला ये आपका पॉइंट ओ है जो कि 0 इंडिकेट कर रहा है। फिर यहाँ पे आप पॉजिटिव में हो ना, तो ये है आपका 1 मीटर या आपका 2 मीटर या आपका 3 मीटर। तो यहाँ पर 2 पे जो है वो सी पॉइंट है और फिर ए पॉइंट है। सिमिलर जब आप नेगेटिव में जाओगे तो ये आएगा -1 और आएगा -2। तो -1 इंडिकेट्स द पॉइंट बी और -2 इंडिकेट्स द पॉइंट डी। अब अगर मैं सपोज आपको ऐसा बोलूँ कि आपका जो पार्टिकल है वो लेट सपोज ओ से सी में गया, ओ से सी में गया, फिर सी से वो ए में गया, ठीक है, सी से ए में गया, फिर ए से ट्रेवल करके वो बी में गया, ठीक है, और वो बी से डी में गया। इस तरीके से आपका पार्टिकल ने जो है एक पाथ फॉलो किया, वो ओ से सी गया, सी से ए गया, ए से वो बी पे आया और बी से डी पे आके रुक गया। तो बच्चों आप मुझे इस केस में डिस्प्लेसमेंट बताओ और डिस्टेंस बताओ। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया कि डिस्टेंस इट इज द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आप देखोगे ओ से सी में आप गए ना, तो ओ से जब आप सी में गए तो कितना डिफरेंस आपको मिला, 2 मीटर का डिफरेंस आपको मिला, 2 मीटर का। उसके बाद आप सी से ए में गए, तो सी से जब आप ए में गए तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 3 - 2 यानी कि +1 मीटर, ठीक है। उसके बाद आप ए से बी में आए, आप ए से बी में रिटर्न आए, तो जब आप ए से बी में आओगे तो यहाँ से यहाँ तक का आपको कितना कवर करना पड़ेगा, 3 से यहाँ तक आने पे, जब आप यहाँ पे 3 से लेके पहले यहाँ तक आओगे तो आपको यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0, तो आपको 3 कवर करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप जब आप बी पे आओगे तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ऑल्दो यहाँ पे -1 है, बट मैंने क्या बोला, एक्चुअल लेंथ डिस्टेंस के लिए एक्चुअल लेंथ लेना है, और लेंथ तो कभी नेगेटिव नहीं होती ना, तो हम लोग इसका माइनस कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। तो जब आप 0 से यहाँ जाओगे तो आप 0 से -1 जाओगे तो -1 लेना, +1 ही लेना, माइनस और मत लेना, +1 लेना। तो आपको जब ए से बी में आना है तो ए से बी में आपको यहाँ इतना डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो इतना डिस्टेंस जो है वो यहाँ से यहाँ तक का 3 है, +1 यानी कि ये आपका 4 हो जाएगा। ए से बी में आपका डिस्टेंस जो है 4 हो जाएगा। सिमिलरली आपको बी से डी में जाना है, तो अब बी से डी में देखो यहाँ -1 या -2 है, लेकिन डिस्टेंस के हम लोग कभी भी नेगेटिव नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे -1 और -2 के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस तो 1 ही है, तो आप ये ले लोगे +1। तो जब इसको ऐड करोगे ना तो ये आएगा 2 + 1 3, 3 + 1 7, 3 + 4 7 और 7 + 1 8। यानी कि जो आपका एक्चुअल डिस्टेंस है, जो आपका एक्चुअल डिस्टेंस है ना, जो आपके पार्टिकल ने इस पूरे मोशन में, इस पूरी जर्नी में कवर किया, वो आपका 8 मीटर है, वो आपका 8 मीटर है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ बच्चों डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाओ, तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन ना, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। अब आपने ओ से शुरू किए और आप फाइनली डी पे जाके रुके, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या आपका, आपको डी पे रुकना है तो आप डी लिखे और -O, ठीक है। फाइनल आपका डी और इनिशियल आपका ओ है। अब डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे आपको साइन भी कंसीडर करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप डी पे जब हो तो आपकी रेफरेंस पोजीशन से आप डी पे कितने डिस्टेंस पे हो, -2 पे, तो यहाँ पे आप लिखोगे -2। लेकिन जब आप O पे हो तो O आपका रेफरेंस पोजीशन है और O ही आपका इनिशियल पोजीशन भी है। तो आपके रेफरेंस पोजीशन से आपके इनिशियल पोजीशन का डिस्टेंस कितना हुआ, 0। तो ये आ गया 0, तो ये आ गया -2 मीटर। तो आप क्लियरली देखो बच्चों कि डिस्टेंस जो है वो इस मतलब मैं O से D में गया, मैं O से D में गया, बट दोनों ही केस में मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों डिफरेंट आया है। डिस्टेंस मेरा 8 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट मेरा -2 मीटर है। तो इससे ना बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों को लर्निंग पता चलती है कि आपका डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, आपका डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा। आप ये चीज़ ध्यान में रख लो, कहीं पे चाहिए तो आप नोट पॉइंट लिख लो कि योर डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नेवर बी 0। डिस्टेंस हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगा एंड इट विल ऑलवेज बी मोर देन 0, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगा और 0 से ज़्यादा होगा। लेकिन आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, राइट। तो ये चीज़ को अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका डिस्टेंस है ना कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, आपका डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप डेफिनेशन देखो ना, डेफिनेशन बोल रहा है एक्चुअल लेंथ, तो आपकी एक्चुअल लेंथ कभी भी नेगेटिव हो सकती है क्या? अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अपनी क्लासेस से लेट से घर गए, ठीक है, तो क्लासेस से घर का कुछ डिस्टेंस है ना, आपने कुछ डिस्टेंस कवर किया, ऑब्वियसली वो नेगेटिव तो नहीं है, वो कुछ सर्टन पॉजिटिव डिस्टेंस है और प्लस वो 0 भी नहीं है, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि डिस्टेंस जो है वो 0 नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब अगर आप अपनी क्लासेस से घर जा रहे हो तो आपकी क्लासेस आपकी इनिशियल पोजीशन है और घर आपका फाइनल पोजीशन है, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लो आप घर से वापस से क्लास में आ गए,
ठीक है, आप क्लासेस से घर गए, लेकिन आप घर से वापस क्लास में आ गए, तो आपने जहाँ से शुरू किए थे, जो आपकी इनिशियल पोजीशन थी, वही आपकी फाइनल पोजीशन भी बन गई। तो क्योंकि दोनों सेम हो गए, तो डिस्टेंस आपका जीरो भी हो सकता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया इस केस में। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट डिस्टेंस आपका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा, वो कभी जीरो नहीं होगा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो आई होप ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन की, आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी हम लोग देखेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चों। तो देखो, पहली बात तो है कि यहाँ पे स्पीड लिखा हूँ मैंने, ठीक है, और हमको मालूम है कि जो डिस्टेंस, स्पीड होते हैं, ये सारे स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब जो एवरेज स्पीड है ना, वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। एवरेज स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी होगी, और इसका जो बेसिक डेफिनेशन आप कह लो या फॉर्मूला कह लो, वो क्या है, वो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ कि सपोज आप मतलब 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पे गए, ठीक है, वहाँ पे इतना डिस्टेंस, आप इतने टाइम में गए। सिमिलरली आपको मैं बोलूँ कि भाई 2 से 3 में आप गए, ठीक है, आप इतना डिस्टेंस है, इतना टाइम आपको लगा। आप 3 से 4 में गए, इतना डिस्टेंस आपने कवर किया, इतना आपको टाइम लगा। तो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए कुछ डिस्टेंस कवर करना पड़ा, और वो डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको कुछ टाइम लगा। दैट मीन्स आपकी हर जगह में ना कुछ पर्टिकुलर स्पीड थी। 1 to 2 में जाने के लिए कुछ पर्टिकुलर स्पीड थी, 2 to 3 में जाने के लिए कुछ पर्टिकुलर स्पीड थी, 3 to 4 में जाने के लिए कुछ पर्टिकुलर स्पीड थी। तो अगर मैं ऐसा करूं कि वो सारे डिस्टेंसेस को ऐड कर दूं, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, जितने भी डिस्टेंसेस है सारे डिस्टेंसेस को ऐड कर दूं, और ये सारे डिस्टेंस में जाने के लिए जितना टाइम लगा वो सारे टाइम को ऐड कर दूं, तो देखो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ये मुझे क्या देगा बच्चों, ये मुझे स्पीड देगा। ठीक है, और ये क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ये मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा, ये मुझे डायरेक्शन नहीं देगा, ये मुझे सिर्फ एक वैल्यू बताएगा कि ये आपकी एवरेज स्पीड है। लेकिन अगर मुझे उस वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, तो फिर मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, मैं करूंगा एवरेज वेलोसिटी। तो क्योंकि मुझे डायरेक्शन चाहिए, तो मैं एवरेज वेलोसिटी लूंगा, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर भी मुझे डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो ऑल्दो कॉन्सेप्ट पूरा सेम है कि यहाँ पे आप टोटल डिस्टेंस लेके उसको टोटल टाइम से डिवाइड करते थे, यहाँ पे आप टोटल डिस्प्लेसमेंट को लेके टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे। बस फर्क इतना है कि ये आपको स्केलर क्वांटिटी है तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा, बट ये आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी देगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद बच्चों हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जो वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड का। तो अगेन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो अगेन आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका नाम ही बता रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दैट मीन्स कि आपकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, ठीक है, बट इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आपको वेलोसिटी जानना है, ठीक है, मतलब अगर जैसे मान लो आपका एक पार्टिकल चल रहा है, एक सर्टेन पर्टिकुलर वेलोसिटी पैटर्न से चल रहा है, ठीक है, अगर आपको इस पर्टिकुलर इंस्टेंट, यानी कि अभी मान लो जैसे 1 सेकेंड हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर 1 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी, अगर आपको वो जानने में इंटरेस्टेड अगर आप हो, तो दैट मीन्स आपको उस टाइम पे आप जो निकालोगे ना, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालोगे। दैट मीन्स व्हाट, कि ये जो वेलोसिटी है ना, देखो ये वाली वेलोसिटी ओवर द टाइम कांस्टेंट है, क्योंकि ये एवरेज वैल्यू है, लेकिन ये वाली वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। अभी कुछ अलग है, अभी कुछ फिर नेक्स्ट इंस्टेंट पे कुछ अलग होगी, फिर नेक्स्ट इंस्टेंट पे कुछ अलग होगी, इसलिए इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं, बिकॉज ये उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए वैलिड होती है। तो इसको जो है ना हम लोग VI से डिनोट करते हैं, VI, ठीक है, या सिंपली V से भी डिनोट करते हैं। और क्योंकि वेलोसिटी है तो यहाँ पे मैंने वेक्टर बना दिया। तो इसका ये फॉर्मूला है, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा S अपॉन डेल्टा t, डेल्टा S इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या फिर आप इसको है ना ds/dt भी लिख सकते हैं, जो कि उसका डेरिवेटिव इंडिकेट करता है। डेरिवेटिव मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर आप उसको dr/dt भी लिख सकते हैं। ये सब सिंपली अलग अलग नोटेशन है, ठीक है। और ये जो है ना, ये आपको वेक्टोरियल फॉर्म में आएगा जब आप उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लोगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको डायरेक्शन देगा ना, और मैग्नीट्यूड भी देगा। लेकिन जब आप सिर्फ मैग्नीट्यूड जाने में इंटरेस्टेड हो, तो आप क्या करोगे, ये जो आपका VI वेक्टर होगा ना, इसको आप मैग्नीट्यूड ले लोगे। मैग्नीट्यूड को इस तरीके से मॉड में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब आप मैग्नीट्यूड लोगे, तो वो आपको बताएगा कि उस पर्टिकुलर बॉडी की उस इंस्टेंट पे स्पीड कितनी है। और जब आप डायरेक्शन भी लोगे, तो वो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आपको बताएगा कि उस पर्टिकुलर बॉडी की उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी है। सो हम लोग देखेंगे कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, राइट। तो एवरेज एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन तो हमको मालूम है कि वो तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका तो स्केलर क्वांटिटी नहीं होता। लेकिन अगर आपको उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, अगर आप उसके डायरेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हो, तो उसके एक्सेलरेशन के जो मैग्नीट्यूड को बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन द टोटल टाइम, यानी कि आपकी बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी होगी ना, VF माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डेल्टा t, यानी कि टोटल टाइम टेकन। तो ये जब आप इवेल्युएट करोगे तो आपको एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका जैसे कि आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है,
तो आपका एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। तो हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपका एक्सेलरेशन चेंज होता चला जाएगा। तो उस केस में जो एक्सेलरेशन आप डिफाइन करोगे वो होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, बिकॉज वो हर इंस्टेंट के ऊपर डिफरेंट होगा, राइट। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अच्छा सॉरी, रेट तो खुद ही टाइम के रिस्पेक्ट में आता है, यानी आपको सिंपली बोलना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि रेट जो है वो खुद ही अपने अंदर टाइम को कंटेन करता है, तो आपको नीचे अलग से टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, अगर आपको वेक्टोरियल फॉर्म में चाहिए तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप जैसे AI लिख दिए, ऊपर वेक्टर बना दिए, और अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप सिंपली क्या करोगे, उसका मैग्नीट्यूड ले लोगे, ठीक है, अपने आप मॉड ले लोगे। तो डेट इज इक्वल टू, जैसे हम लोगों ने देखे थे ना कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, तो डेट इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, या फिर सिंपली आपको क्या करना है, आपको टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को डेरिवेटिव करोगे और उसी वेक्टोरियल फॉर्म में छोड़ दोगे तो वो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दे देगा, और अगर आप उसका मैग्नीट्यूड भी निकालोगे तो आपको उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा।